तो हम लोगों ने अभी तक देखा है हम लोगों ने पुर्तगालियों के आगमन की उसकी शुरुआत कर दी थी। पुर्तगालियों के आगमन की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने देखा कि वास्को डी गामा कैसे भारत आता है, और वास्को डी गामा के बाद आने के बाद जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को भी हमने भारत बुलाया था। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कैसे। अब बारी है गवर्नर्स की। अब पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में हमें समझना है। लेक्चर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे है, उसको कल वाला वीडियो जो है देख लीजिएगा ताकि वो कवर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से आज हमको देखना है पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में कि कैसे ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन का सम्राट जो है मैनुअल फर्स्ट, उसने भारत के व्यापार में हिस्सेदारी एक तरीके से जताने के लिए उसने एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, पूर्णतः सरकारी कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। नाम था उसका एस्तादो द इंडिया। क्या इसको हम लोग शॉर्ट में, इसको हम लोग अगर आसान भाषा में लिखें तो पोर्चुगीज में हो गया ना, पोर्चुगीज में हो गया ये। लेकिन अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो हो सकता, इसको बोलेंगे हम लोग पोर्चुगीज इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं। तो अब हमारे मैनुअल फर्स्ट जो है, हमारे सम्राट साहब जो है, उन्होंने बुलावा भेजा अपने सबसे खास व्यक्ति को, जो उस वक्त पुर्तगाल के एक प्रांत का एक गवर्नर हुआ करता था। नाम है इसका फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। और अल्मीडा को बुलावा भेज के बोला गया कि आपको मैं गवर्नर बना के भेजना चाहता हूँ भारत में। आप हमें आश्वस्त करें कि आप जा करके वहाँ पे अपनी कंट्रोल को कायम रखेंगे और कंट्रोल 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 कायम करेंगे, अपनी अपनी होल्ड को बनाएंगे, और पोर्चुगल के जो व्यापारिक इंटरेस्ट है, जो ट्रेड इंटरेस्ट है, उसको कायम रखने का काम करेंगे, मोनोपोली क्रिएट करने का काम करेंगे। तो फिर हम पहला गवर्नर बना के भारत में भेजा गया फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अब ये साहब आते हैं भारत में। आने के साथ जहां वास्को डिगामा के आने के बाद अल्बुकर्क की देखरेख में पहला फैक्ट्री की स्थापना की गई 1503 में, वहीं इन्होंने, ये जब आते हैं, इनका कार्यकाल लिख लेते हैं कब से कब तक रहा, 1505 से 1509 का। तो इनके रहने के दौरान पहला काम तो किया इन्होंने कि कन्नूर में हाथ चलता रहना चाहिए साथ में। कन्नूर में 1505 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की है इन्होंने, दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की है। के बाद इनको याद रखा जाता है खास नीति के कारण। इन्होंने एक नीति इजाद की, एक पॉलिसी डेवलप किया। इस पॉलिसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसको हम नीला जल की नीति भी कहते हैं, या शांत जल की नीति भी कहते हैं। नीला जल की नीति या शांत जल की नीति। तो इन्होंने इसको इजाद किया। इसका क्या तात्पर्य है? ये समझते हैं इस बात को कि यदि समुद्र पे हमने अपनी कंट्रोल को कायम कर दिया, यदि हमने समुद्र पे, सागर पे हम अपनी कंट्रोल को बनाकर रखें,
तो सारे व्यापार पे हम कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि पानी के रास्ते यूरोपीय व्यापार का यह एक नया मार्ग इजाद हुआ था। इसके पहले तक यूरोप के व्यापार जो है वो लैंड रूट से ही होते थे। तो अब बाकी सारे देशों में भी यूरोप के जल मार्ग खोजे जाने के पश्चात यूरोप के बाकी राष्ट्रों में भी इस बात को लेकर के खलबलाहट मचेगी कि हमें भी भारत जाकर के जल मार्ग द्वारा व्यापार करना चाहिए या करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि भारत के व्यापार में किसी अन्य यूरोपीय देश की हिस्सेदारी बने, और इसके लिए समुद्र पे कंट्रोल करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अन्य अरब देश या पूर्वी राष्ट्रों के साथ जो व्यापार चल रहा था भारत का, यदि उस पे भी पुर्तगाल कंट्रोल कर लेता तो भारत के व्यापार पर, पूर्वी देशों के व्यापार पर पुर्तगाल का मोनोपोली क्रिएट हो जाता, और इसके लिए जरूरी था हिंद महासागर पे अपना कंट्रोल करना। तो इन्होंने, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी इजाद किया। अब ये भाई साहब आते हैं तो इनके आने से कई सारे देशों को प्रॉब्लम हो रही है, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो 1508 ईस्वी में बैटल ऑफ चौल होगा, चौल का युद्ध, बैटल ऑफ चौल, जिसको हम कहेंगे चौल का युद्ध, चौल नामक स्थान पे लड़ा गया था। और इसमें एक तरफ जहां अल्मीडा साहब है, एक तरफ जहां अल्मीडा की सेना है, या हम कह सकते हैं अल्मीडा की सेना या फिर पुर्तगाली सेना, क्योंकि इनको सम्राट ने पूरे राइट्स के साथ भेजा था। इन्होंने अपनी आर्मी दी थी और बोला कि जाइए, आपको जहां युद्ध करना है युद्ध करिए, जहां संधि करना है संधि करिए, लेकिन पुर्तगाल के कंट्रोल को कायम करना आपके लिए आवश्यक है। तो अल्मीडा की सेना या पुर्तगाली सेना एक तरफ थी, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि थी 3 बड़ी महाशक्तियां। गुजरात की सेना इनसे लड़ने वाली थी, गुजरात की सेना प्लस मिस्र की सेना प्लस तुर्की की सेना। तो 3 बड़ी महाशक्तियां जो है वो अल्मीडा के खिलाफ अपनी सेना को उतार दी 1508 में। और इस युद्ध में अल्मीडा का पुत्र, इस युद्ध में अल्मीडा पराजित हुआ। इस युद्ध में क्या होगा? अल्मीडा पराजित हुआ, और उसका पुत्र मारा गया। ठीक है ना? और उसका पुत्र मारा गया। क्लियर है? अब भाई साहब, बेटा का मारा जाना कौन बर्दाश्त करेगा? किसी बाप के लिए सबसे बड़ा दुखदाई होता है बेटा का अर्थी उठाना। तो इसने खबर भिजवाई पुर्तगाल कि भाई हमें और सेना की आवश्यकता है, आप सेना भेजिए। और तो बैकअप सेना आई पुर्तगाल से। 1509 में फिर से अल्मीडा ने अपनी सेना को खड़ा किया, एक तरफ अल्मीडा की सेना, और फिर से यही 3 शक्तियां, गुजरात, मिस्र और तुर्की। ठीक है? तो इन तीनों फिर से 1509 में युद्ध लड़ी जाएगी। और इस बार 1509 में क्या होगा? पुनः युद्ध लड़ा गया, और इसमें क्या होगा? अल्मीडा अपनी बदला ले लेगा, अल्मीडा विजयी रहा। अल्मीडा ने एक ऐसी नीति इजाद कर दी थी कि आने वाले वर्षों में जो भी पुर्तगाली गवर्नर आएंगे उनके लिए एक वो कह सकते स्टैंडर्ड जो है एक मेंटेन कर दिया उन्होंने कि इसको तो मैंने मेंटेन तुमको करना ही पड़ेगा। और वो है ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब कि हिंद महासागर, अरब सागर पे कंट्रोल करना। ठीक है? अभी देखो ना, समुद्र आज के वक्त में भी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज़्यादा माल कहाँ सप्लाई होता है? पानी के थ्रू ही ना, जहाज़ों से।
क्योंकि सबसे सस्ता भी है और सबसे आराम से जाने वाला। हवाई जहाज से कितना माल ढोएंगे? यहाँ से अगर कुछ भेजना है अमेरिका तो हवाई जहाज से भेजेंगे। मान लो यहाँ से जो है 50 कार भेजनी है, या अमेरिका से 50 मर्सिडीज कार मंगवाना है, 50 मर्सिडीज कार कैसे आएगा? ऐसे तो असेंबल अब इंडिया में ही होता है। मान लीजिए एक वक्त होता है कि वहीं से रोल्स रॉयस यहाँ पे नहीं बनता, रोल्स रॉयस का जो है 50 गाड़ी रोल्स रॉयस की बना मंगवानी है इंडिया में, हवाई जहाज पे तो नहीं आएगा। वो जब भी आएगा तो अभी भी 90% से ऊपर ट्रेड जो होती है वो पानी के थ्रू ही होती है। तो जिसका पानी पे कंट्रोल होगा, जिसका सागर समुद्र पे कंट्रोल होगा, वो सारे व्यापार पे कंट्रोल करेगा। फिर अभी कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल रूल है। यही नहीं के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ चौल पुनः। हाँ हाँ, इसलिए तो लिख दिया कि पुनः युद्ध लड़ा गया। तो कौन सा युद्ध? यही वाला युद्ध लड़ा गया। एक तरफ वही अल्मीड़ा थे, एक तरफ वही गुजरात, मिस्र और तुर्की की सेना थी, लेकिन इस बार स्थिति बदली और इस बार अल्मीड़ा जीता। 1510 में वो वापस जा रहा था। 1510 में पुर्तगाल वापस लौटते वक्त, पुर्तगाल वापस लौटते वक्त उसके साथ एक दुर्घटना हो गया। उत्तम आशा द्वीप के पास, उत्तम आशा द्वीप, उत्तम आशा अंतरीप, सॉरी, अंतरीप के पास समुद्री लुटेरों द्वारा, सब पहले समुद्री लुटेरे बहुत ना हुआ करते थे, समुद्री लुटेरे द्वारा मारा गया। समुद्री लुटेरों द्वारा। अभी उत्तम आशा द्वीप कौन है? मैंने बार बार बोला, उत्तम आशा द्वीप कौन है? उत्तम आशा द्वीप साउथ अफ्रीका के सबसे टिप पॉइंट पे जो है उसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गुड होप कहते हैं, या उत्तम आशा, उत्तम आशा अंतरीप इसको कहा जाता है। पहले इसका नाम, इसी का नाम क्या था? केप ऑफ स्टॉर्म, मतलब तूफानी अंतरीप, मतलब यहाँ पे तूफान आता रहता था। लेकिन जब वास्को डी गामा इसको क्रॉस कर गए और आराम से इंडिया पहुंच गए, तो वहां के सम्राट ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया? केप ऑफ गुड होप रख दिया। क्लियर है? चलिए, अब ये साहब की कहानी खत्म। कि 3 चीजें याद रखनी है। पहला तो इनका याद रखना है कि ये पहले पुर्तगाली गवर्नर रहे हैं 1505 से 1500, ऊपर से नीचे कर दो क्या, 1505 से 1509 के बीच, 1505 से 1509 के बीच। दूसरा इस पे याद रखना है कि इन्होंने नीला जल की नीति अपनाई थी, और नीला जल की नीति के पीछे का तर्क ये था कि ये समुद्र पे एक तरह से कंट्रोल करना चाहते थे। और तीसरी चीज याद रखनी है कि इन्होंने बैटल ऑफ चौल की लड़ाई लड़ी, जिसमें प्रथम चौल की लड़ाई में तो पुत्र मारा गया, लेकिन दूसरी बार 1509 में जब लड़ी इन्होंने तो उसमें क्या हुआ? अल्मीड़ा विजयी रहा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे अब पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक के लिए। और पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक हम देखेंगे कौन है। तो नहीं, फोटो खींच लो। ठीक ठीक ठीक। अब हम कहानी बनाई हो? अच्छा अच्छा, अलग से नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते चले जाना है। हाँ, चलिए, अब दूसरे संस्थापक की तरफ हम लोग चलते हैं। इसको और मैं यहाँ पे कर दूं। इसका दूसरा गवर्नर रहा, नाम है इसका अल्बुकर्क, अल्फांसो, अल्फांसो दे अल्बो। इसका शासनकाल था 1509 से 1515। इसे कहा जाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। कौन है ये? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अब भाई साहब, ऐसा क्या काम किया था कि इनको वास्तविक संस्थापक कहा गया?
कुछ तो अच्छा काम किया होगा इन्होंने। तो देखिए जी, सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया कि 1510 में आते आते गोवा, पानी 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 ब्लू नहीं है, गोवा को छीना इन्होंने। किससे? गोवा पर अधिकार किया बीजापुर के सुल्तान से। छीना इन्होंने। किससे छीना? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान नाम था उनका यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने क्या छीना? गोवा। ठीक है जी। सिकंदर के बाद पहली बार यह कभी हुई घटना कि कोई भारतीय क्षेत्र यूरोपियन शक्ति के हाथों में गया, है ना। लास्ट टाइम सिकंदर के रहते दौरान कुछ क्षेत्र वो कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद 326 बीसी के बाद यह पहली बार ऐसी घटना हुई कि कोई भारतीय क्षेत्र इसके हाथों में गया। पुर्तगाली के हैं या यूरोपियन? तो प्रथम यूरोपियन कहा जाए कि किसने अपना होल्ड बनाया तो कौन होगा? पुर्तगाली होगा, है ना। तो दूसरा इन्होंने काम क्या किया 1511 में। देखिए जी, ये भारत है, यहाँ पे आपका हो गया, कौन हो गया यहाँ पे? कौन हो गया? श्रीलंका हो गया। यहाँ पे छोटा 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 ये क्या हो गया? अंडमान निकोबार। और यहाँ पे ये वाला लैंड हम कर लेते हैं, और यहाँ पे एक इंडोनेशिया का। अब ये जो मुहाना है ना, ये जो मुहाना दिख रहा है, इसको कहा जाता है मलक्का। क्या कहा जाता है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच के मुहाने को क्या कहते हैं हम? मलक्का कहते हैं। बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, बाजार का बहुत बड़ा केंद्र था, और इस रास्ते पे जिसका कंट्रोल है उसका पूर्वी राष्ट्रों के व्यापार पे फुल कंट्रोल है। चाइना को होने वाला, आज के वक्त में भी चाइना का 2/3 हिस्सा इसी मलक्का से होके जाता है ना। तो मलक्का पे 1511 में पुर्तगाल ने या अल्बुकर्क ने मलक्का पर अधिकार। देखो, जो सपना देखा था किसने? अल्मीड़ा ने, कि हम अपनी होल्ड कायम करेंगे, जितनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, वो काम कर दिखाया किसने? हमारे अल्बुकर्क साहब ने। 1515 की बात है। 1515 में इन्होंने क्या किया? 1515 में इन्होंने, अब देखिए जरा, यहां पे देखिएगा, ये जो है इसको कहा जाता है होर्मुज। जो फारस की खाड़ी के मुहाना है, फारस की खाड़ी का जो मुहाना है उसको क्या कहा जाता है? होर्मुज कहा जाता है। और यह सबसे बड़ा ट्रेड रूट हुआ करता था जिस वक्त लैंड के थ्रू व्यापार होता था यूरोप का इंडिया से। तो होर्मुज पे कंट्रोल किया किसने? होर्मुज पे, जो फारस की खाड़ी के मुहाने जिसको होर्मुज कहते हैं, अल्बुकर्क ने होर्मुज पर कंट्रोल कर लिया। अल्बुकर्क ने होर्मुज को पर अधिकार किया। क्लियर है? तो ये कुछ प्रमुख विजय रही। इसके अतिरिक्त विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हैं कृष्णदेवराय द्वितीय हैं, वो उनके अच्छे मित्र रहे अल्बुकर्क के, क्योंकि अल्बुकर्क सालों साल से यहाँ पे रह रहा था। मैंने पहले भी बताया कि 1503 में कोचीन की जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई उसी के देखरेख में एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है ना। तो 1515 में यह हुआ। 1510 में इसने भटकल जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर आता था, भटकल में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय द्वितीय के मित्रता के कारण वहां पे फैक्ट्री खोलने की इजाजत
मिली। तो 1510 में भटकल, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, भटकल में फैक्ट्री खोली। इसके अतिरिक्त अल्बुकर्क को उनके कुछ नीतियों के कारण भी याद रखा जाता है। अल्बुकर्क को उनकी कुछ नीतियों के कारण भी याद रखा जाता है। देखिए जरा उनकी कौन सी नीतियां थी। देखिए जी, पुर्तगाली भारत आए थे व्यापार करने के लिए भी, लेकिन कुछ पुर्तगालियों का ये भी था कि हम यहाँ पर आकर के बसे, अपनी यहीं पे अपने घर बनाए। बसने के इरादे से भी आए थे कुछ उनमें से, नई जगह की तलाश में। क्लियर है। गोवा पे जब अधिकार हो गया तो गोवा में इन्होंने अपनी बस्ती बना ली, बसना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अल्बुकर्क ने कुछ नीतियां इजाद की। पहली चीज थी, ये हो गया जी, इधर इसको मैं बताता हूं। तो अल्बुकर्क की नीतियां क्या रही, जरा देखे जरा। अल्बुकर्क की टॉपिक क्या है, अल्बुकर्क की नीतियां। अल्बुकर्क की अल्बुकर्क प्रथम यूरोपियन था, या हम यूं कहें कि पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन शक्ति थे जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने प्रभाव क्षेत्र में खत्म करने की कोशिश की सती प्रथा। सती प्रथा आप सबको पता है क्या, कि पति के डेथ के बाद पत्नी को पति के चिता पर लिटा करके, फ्रांसिस बर्नियर जो एक यात्री रहा, विदेशी यात्री, फ्रांस का यात्री, उसने इस बात को बड़ी अपनी पुस्तक में व्याख्या की है कि बंगाल का घटना का जिक्र किया है कि पति को चिता पर लिटाया गया है और दो औरतें, 12 या 13 साल की एक लड़की होगी जो सफेद कपड़ा में लिपटी हुई है। बाल विवाह हो जाता था ना, तो 12-13 वर्ष की एक लड़की जो सफेद वस्त्र में लिपटी हुई है, उसको दो औरतें खींचती हुई ला रही हैं। पंडित मंत्रोच्चार का जाप कर रहा है और मर्दों की सहायता से उसे पति के चिता पर लिटाकर बांध दिया गया और आग लगा दी गई। समझे। तो ये उस समय का सबसे बड़ा सोशल इविल्स था, सामाजिक बुराई थी, और इसे सबसे पहले अपने अधिकार क्षेत्र में किसी ने खत्म किया, वो अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क ने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या खत्म किया, सती प्रथा पर रोक। दूसरा, अपने अधिकार क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई। दूसरा, अब इन्होंने प्रोत्साहित किया, क्योंकि लोग आ रहे हैं, पुर्तगाली आ रहे हैं बसने के लिए। अब बसने के लिए आ रहे हैं, आज की तरह थोड़ी है कि अमेरिका में लड़का रहता है, हमारी बेटी के बियाह अमेरिका में रहे वाला लड़के से करे हैं। अभी कोई लड़का मिल जाएगा अमेरिका में नौकरी करता हुआ तो शादी हो जाएगा अनु का, नहीं होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं करेगी अमेरिका का लड़का शादी, अमेरिका में जाके अमेरिकन ना बन जाएगी है। फिर तुम्हारा बच्चा होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वहां पे। तुम तो नहीं लड़ पाएगी, लेकिन तुम्हारा बच्चा जरूर लड़ेगा। खैर, तो आपके समय की सिस्टम बदल चुकी है। अभी सबको चाहत है कि जाके दूसरे देश में बसे, बड़े बड़े, अब दूसरे देश में बसने मतलब है कि नेपाल में नहीं बसे, बड़े देशों में बसना है। तो उस समय क्या था कि यूरोपियंस, पुर्तगाली आकर के इंडिया में बसने के इरादे से आए, लेकिन अब विवाह करने करके तो अपनी वंश को भी बढ़ाना था, है ना। अकेले रह के क्या करते, तो फिर अल्बुकर्क ने प्रोत्साहित किया यूरोपियन अपने स्वदेशियों को, जो पुर्तगाली स्वदेशी इनके भाई बंधु हैं, कि आप लोकल हिंदू लड़कियों से विवाह। इसने प्रोत्साहित किया, इसने
अपने लोगों को स्थानीय स्थानीय हिंदू लड़कियों से सुबह वाले क्लास में ना बहुत सुस्ती रहती है। सुबह में एकदम सुस्ती रहती है, जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे जो है ना एक्टिवनेस बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट क्लास जो शूट होता है मेरा ना, बहुत सुस्ती वाला क्लास रहता है। वो सुबह वाला क्लास का। अच्छा, हाँ आज गया चाय पीने, कह रहा है कि अभी दूध ही नहीं आया है। और अब क्या किया जाए। इसने अपने लोगों को स्थानीय हिंदू लड़कियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, चलिए अगला देखे जरा सा इसने क्या किया। भाई साहब इसको मुस्लिमों से बड़ी चिढ़ है, मुस्लिमों से इसको बहुत चिढ़ है। पुर्तगाली मुस्लिम गांव या मुस्लिम क्षेत्रों पर हमला करते थे और उसके वहां के बच्चे, वहां के औरतें, वहां के मर्द बूढ़ों पे अधिक को कब्जा करते थे और उनको एक ऑप्शन देते थे, भाई साहब या तो आप ईसाई में बदल जाओ या फिर गुलाम बना के बेच दिए जाओगे। तो जो ईसाई में कन्वर्ट हो गए सो कन्वर्ट हो गए, जो नहीं कन्वर्ट हुए हजारों की तादाद में इन्होंने गुलाम बना के बेचा मुस्लिमों को। तो मुस्लिमों के प्रति प्रताड़ना की नीति है ना, ये बहुत सख्त चिढ़ है इनको मुस्लिमों से, मुस्लिमों के प्रति प्रताड़ना की नीति। हिंदुओं शुरुआत में हिंदुओं के प्रति लिबरल रहे, लेकिन जैसे जैसे इनका अपना होल्ड बनता गया, जैसे जैसे ये अपनी क्षेत्रों को बढ़ाते गए, वैसे वैसे हिंदुओं के प्रति भी इनकी नीति कठोर होती चली गई। इतनी कठोर हो गई कि 1540 आते आते इन्होंने गोवा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया। सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और वहां पे एक धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिसका कार्य यह था कि जो ईसा मसीह के खिलाफ बात करेगा, जो धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा, उसको सख्त से सख्त, तो वो हिंदू हो या मुस्लिम। क्लियर है। तो ये आपकी अल्बुकर्क की नीतियां रही। अल्बुकर्क के बारे में हमने सारा जाना, और अल्बुकर्क को इसीलिए वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ढेर सारा कार्य किया इन्होंने। फिर बीच में कई सारे गवर्नर आए गए, हाँ, तो अल्बुकर्क 1515 तक क्यों आगे भी रहते, तो 1515 में इनकी डेथ हो गई गोवा में। इनकी 1515 में डेथ हो गई गोवा में, इनकी मृत्यु हो गई 1515 में गोवा में, और गोवा में ही इनको दफनाया गया, गोवा में ही इन्हें दफनाया। हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा। तो क्यों जिक्र करना, इतना इतना इतिहास कम है याद करने के लिए कि अब उनके पत्नी और बच्चों के बारे में पढ़ा। मेहता से संतुष्टि तो नहीं मिलत, सारा परिवार के इतिहास पढ़ेगा बाप, तो बाद अबू कर पीएचडी कर लिए। अगला जो पढ़ना है नीनो द कुन्हा पे, ये बहुत फेमस है नीनो द कुन्हा। एक चीज मैं बताना भूल गया था कि अगर प्रश्न पूछ दे कि पुर्तगालियों का प्रथम मुख्यालय कहाँ था, तो याद रखिएगा जहां पे इनकी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वहीं इनका प्रथम मुख्यालय भी बना, कोचीन। तो कोचीन इनका नोट में करके लिख सकते हैं आप लोग कि कोचीन इनका प्रथम मुख्यालय था। ठीक है, अब नीनो द कुंडा में आते हैं हम। 1529 से 1538, 1529 से 1538, तो इन्होंने पहला काम जो किया, कमाल का काम किया। ये क्या किया कि 1530 में, 1530 में हम सोच रहे हैं ना कि अब हम एक सीरीज लेके आए, वो भी पूर्णतया भोजपुरी में। हाँ? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब भोजपुरी में पढ़ी लगिन देखी लगिन। तो आइल बड़े अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर अधिकार कैले बड़े,
है। मैंने भोजपुर नहीं, भोजपुरी में सीरीज नहीं लगेगा। और क्या इमेज डाउन हो लेकिन पॉपुलैरिटी बढ़े तो उसमें उसमें क्या दिक्कत है? बिहार के लोगों के लिए बना सकता हूं। नहीं, हम पूर्ण फुल्ली फुल्ली अलग से शूट कर लेंगे ना उसको, तुम लोग नई क्लास में रहोगे, अलग से शूट कर लेंगे। आई हमनी के देखल जाओ इतिहास के चैप्टर। चलिए, तो 1530 में इन्होंने मुख्यालय बदल दिए, इसीलिए पहले मैंने मुख्यालय की चर्चा की है कि मुख्यालय पहले कोचीन था। 1503 में इन्होंने मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी। गोवा स्थानांतरित, ठीक है ना? सब सारा दुनिया गोवा जाना चाहता है, ये पूरा मुख्यालय ही बदल दिया गोवा। 1000 में दिल्ली से टिकट कटाओ फ्लाइट से, 1000 में पहुंच जाओ। अल्बुकर्क, ठीक है। दूसरा, भाई साहब नीनो दा कुन्हा बड़े चालाक व्यक्ति थे। इसी दौरान 1500, अब देखो ये 1530 की जब हम घटना बता रहे हैं, इस वक्त भारत में मुगलों का आगमन हो चुका है। मुगल 1526 में ही भारत में आ चुके हैं। तो एक तरफ जहां भारत का आधुनिक इतिहास शुरू हो रहा था तटीय इलाकों में, वहीं भूमि इलाकों में जो जो लैंड एरिया है, जो हमारा प्लेन है, जो हमारा मेन लैंड है, वहां पर मध्यकालीन इतिहास चल रहा था। बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़के इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था, और 1530 में उसकी मृत्यु भी हुई थी। जब गोवा स्थानांतरित कर रहे थे अपने मुख्यालय को, उस समय बाबर की मृत्यु हो चुकी थी, और नया सम्राट, नया बादशाह बन के आ चुका था हुमायूं। हुमायूं बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और इस साम्राज्य विस्तार के दौरान उसकी नजर गुजरात पे भी पड़ी कि गुजरात पे यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो गुजरात एक बहुत समृद्ध इलाका है, और वो जो है पूरा तटीय इलाका है, तो बंदरगाह हमारे कंट्रोल में आएगा और व्यापार भी हमारे कंट्रोल में आएगा, तो गुजरात पे कंट्रोल करना जरूरी है। तो 1534 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण करने की ठानी, करने की सोची। यह पता चला गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह प्रथम नहीं, बहादुर शाह, ठीक है। दूसरा है बहादुर शाह। तुम्हारा नाम मनु, और भी किसी लड़के का नाम मनु, फिर एक और किसी और लड़के का नाम मनु। मनु एमएस कॉलेज में खाली लड़की है सब जी, 12 तारीख के डेट में कोई लड़का नहीं है। एमएस कॉलेज में खाली लड़की है। दो आदमी हैं ही, लेकिन 2 आदमी का अलावे भी देना पड़ेगा, क्योंकि एमएस कॉलेज में बहुत लड़कियां होंगी। एमएस कॉलेज बड़ा सेट नहीं, गेट तो एक ही रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में ही एग्जाम होगा खाली, ठीक है। तो एक ही गेट से एंट्री होगा, एग्जिट होगा। तो अब भाई बहादुर साहब पर आक्रमण करने का जब सोचा और यह पता लगा किसको, बहादुर शाह को, तो भाई ये बोला कि पूरे मुगलों की तूती बज रही थी भाई। अभी तुरंत तुरंत राणा सांगा को हराया था बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में, और यह पूरे भारत में इसकी चर्चा फैली हुई थी कि भाई उतने ताकतवर राजा को बाबर ने हरा दिया अपनी छोटी सी सेना से। तो एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया था मुगलों ने। बाबर के मरने के बाद हुमायूं वो पोजीशन संभाला और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो बहादुर शाह डर के भागा किसके पास? पुर्तगालियों के पास, है ना, कि मदद करो त्राहिमाम त्राहिमाम। तो ये भागे मदद के लिए। पुर्तगाली व्यापारी हैं, उनको क्या मतलब है कौन जीते कौन हारे, उनको व्यापार से मतलब है। अल्बनीनो दा कुना बोला कि ओके, डोंट फियर, आई एम हियर, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले हमको क्या मिलेगा? उसके बदले हमको क्या मिलेगा? बहादुर शाह ने बोला कि आपको क्या चाहिए? ताकि हमको एक बेसिन द्वीप है जो आज के समय में मुंबई का पार्ट, हमको बेसिन द्वीप दे दीजिए।
कहीं बेसिन लिखा होता है, कहीं बसीन लिखा होता है। ठीक है, तो बेसिन द्वीप हमको चाहिए, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से इनके लिए सुविधाजनक था बेसिन द्वीप पर कंट्रोल करना। बेसिन द्वीप पे ऑलरेडी नागरिक रहते, ऐसा नहीं था कि वो एकदम सुनसान इलाका था, वहां पे ऑलरेडी लोग रहते थे जो गुजरात के अंदर में आता था। तो ठीक है, हम बेसिन द्वीप आपको देंगे, आप हमको हुमायूं के हमले के खिलाफ हमको मदद कीजिए, क्योंकि सिर्फ पुर्तगालियों के पास तोप था, और इधर अब बाबर भारत में तोप लेके आ चुका था। बाबर पहला व्यक्ति है जो भारत में तोप लेके आया, बारूद लेके आया। और यूरोपियन में पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन है जो अपने जहाजों पे तोप लेके आए थे, बारूद लेके आए थे। नहीं तो भाई यहां पर तो दोनों, अब अगर पुर्तगालियों का साथ मिल जाता बहादुर शाह का, तो बात बराबरी की आ जाती ना। ठीक है, हम बेसिन दे दिया, बोला कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब अपनी सेना लेके हुमायूं चला गुजरात की तरफ, तो बीच रास्ते में ही मालवा के आसपास पहुंचा, तो उसे पता चला कि इधर आपके बंगाल में विद्रोह हुआ है, शेरशाह सूरी इधर करामात किए जा रहा था। तो अपनी मूवमेंट को पहले बंगाल को बचाना आवश्यक समझा, बोला कि हम गुजरात से बाद में निपट लेंगे, पहले हम थोड़ा सा कहां पे नजर डाल दें, बंगाल पे अपनी सेना को घुमा दिया और चला गया किधर, बंगाल। बहादुर शाह पर से खतरा टल गया, और टलने के बाद बोला कि अब क्या, अब तो हम मदद की आवश्यकता थोड़ी पड़ी हमको, तो हम बेसिन अब आपको नहीं देंगे। पुर्तगाली बोला कि ये तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ऑलरेडी अपने आदमियों को जैसे ही इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम बसीन आपको देंगे, ये अपने आदमियों को उतार चुका था, अपनी वहां पे छावनी बना चुका था, पीछे लेकर के ये हटने को तैयार नहीं। तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम जिन एरिया पे कंट्रोल किए हैं उन एरिया हम क्या करेंगे, बाउंड्री कर देंगे। स्थानीय नागरिक कह रहे हैं कि बाउंड्री नहीं होने देंगे, और ये कह रहे हैं कि नहीं हम सीमा, मतलब एक तरह सीमा विवाद, नागरिक इलाका अलग और ये इनका इलाका अलग अलग, भाई हम खींच देते हैं ना खांचे, इधर इधर हम नहीं, उधर आप रहिए। बोला कि नहीं, बाउंड्री तो नहीं होने देंगे। स्थानीय नागरिक इसके खिलाफ हो गए, स्थानीय लोगों और पुर्तगालियों के बीच में एक झड़प हो गई। इसको शांत कराने के लिए बहादुर शाह ने नीनो दा कुन्हा के साथ समझौता करना उचित समझा, और समझौता करने के लिए 1534 ईस्वी में गए उन नीनो दा कुन्हा के जहाज पर। उस बातचीत के दौरान नीनो दा कुन्हा और बहादुर शाह के बीच एक बकझक हुई, झड़प हुई, और नीनो दा कुन्हा मारने के लिए आगे बढ़ा बहादुर शाह को। बहादुर शाह भागने के क्रम में अरब सागर में कूद गए जहाज से और डूब के मर गए। खत्म बाजार। तो इस तरह से जो है नीनो दा कुन्हा ने एक अपने दुश्मन का अंत किया। ठीक है, तो 1534 में हम लिख सकते हैं बसीन पर अधिकार नहीं, 1534 में क्या हो गया, बसीन पर अधिकार हो गया। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1535 में दमन और दीव, तो समझते हैं ना दमन और दीव, तो 1535 में इन्होंने दीव पर अधिकार किया। इन्हीं के रहते दौरान पहली बार बंगाल में इनके रहने के दौरान ही बंगाल में क्या हुआ, प्रथम पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पे इनका कोई भी अभी तक फैक्ट्री नहीं है, जो भी है कहां पे है, पश्चिमी तट पे। ठीक है, तो पहली बार पूर्वी तट पर बंगाल, खास तौर पे सतगांव और चटगांव, कहां पे, सतगांव तथा चटगांव, हाँ 1534 में 1534 में पूर्वी तट पर बंगाल में सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। ठीक है,
क्लियर है? 1537 में इन्होंने हुगली में भी अपनी फैक्ट्री खोली। 1537 में हुगली में भी फैक्ट्री खोली। देखो छींक आ रहा है, बहुत हीरो बन गया। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, लग रही थी तुम लोग को? तुम लोग को कैसे लगती है? लड़कियों को ठंड नहीं लगती, ये गलत बात है। सवाल ही नहीं। हम तो देखे हैं उतने कुहासा दिसंबर के महीने में, 11-12 दिसंबर कितना ठंडा होता है। उसमें शादी में हम लोग पूरा कोच के गए हैं, और लड़की सब जो है एकदम ये पतला जो है एकदम लहंगा पहन के घूम रही है सब पूरे पंडाल। शादी था, फैशन खराब हो जाएगा। तो नया जैकेट खरीद लो, अच्छा ही नहीं लगेगा, भले ठंडा में ठिठुर रहे हैं। और फिर अगले दिन से जाके पहले तो ब्याह में तो दिखेगा एकदम पूरा फैशन आइकन। और जब ब्याह विदाई उदाई हो गया तो अगले दिन रजाई में दुबके हुए हैं, मुड़ी ठंडा पकड़ा हुआ है, छींक रहे हैं खाली। 1537 में हुगली में फैक्ट्री, यही हुगली बाद में इनका लूट का अड्डा बन जाएगा फैक्ट्री। तो इनके शासन के दौरान भी कई सारे प्रमुख कार्य हुए हैं। एक और गवर्नर के बारे में छोटा सा जानकारी मैं दे दूं। 1542 ईस्वी में, तो 1540 में आएंगे मार्टिन डिसूजा नाम के गवर्नर आएंगे भारत में 1542 में। और मार्टिन डिसूजा के रहते दौरान उनके साथ एक बहुत बड़े संत आएंगे, नाम है इनका सेंट जेवियर, ठीक है ना। तो सेंट जेवियर साहब ने भारत में धर्म, क्योंकि पुर्तगालियों का एक बहुत बड़ा कार्य था धर्म का प्रचार करना, व्यापार के साथ साथ धर्म प्रचार करना। मुसलमानों को ये कंटेन करना चाहते थे किसी भी कीमत पे। तो ये सेंट जेवियर साहब भारत में 10 लाख लोगों को क्रिश्चियन बनाएंगे, ठीक है। तो 1542 में मार्टिन डिसूजा के साथ ये आएंगे भारत में और क्या करेंगे, ये धर्म प्रचार का कार्य करेंगे और 10 लाख लोग से अधिक लोगों को क्रिश्चियन बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख गवर्नर्स के बारे में हमने पढ़ा। बाकी सारे गवर्नर्स के बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट गवर्नर के बारे में इतना ही जान लें कि तो लास्ट गवर्नर था गोवा का, वो द सिल्वा था। बहुत बड़ा नाम है, बस इतना जान जाइए कि द सिल्वा करके एक गवर्नर था जो सबसे लास्ट गवर्नर था 1961 में, जिस समय भारत कंट्रोल किया। पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यही है ना। 5 करोड़ का क्वेश्चन था, हमारे सुशील कुमार जो है यही जवाब देके जीते थे लास्ट क्वेश्चन। तो गोवा के अंतिम गवर्नर द सिल्वा थे जिस समय 1961 में भारत ने इस पे कंट्रोल किया। अंत तक 3 क्षेत्रों पे पुर्तगालियों का कंट्रोल रहा, गोवा, दमन और दीव पर। 1961 में जाकर के ये कंट्रोल खत्म हुआ है। बाकी बातें हम लोग फिर करेंगे, देखते हैं हम लोग अगले सेशन में।